मोहनजोदड़ो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोहनजोदड़ो नामक चैप्टर, जो है 12th क्लास का NCERT का भाग 1 भारत के इतिहास का। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सबसे पहले मोहनजोदड़ो को जानेंगे। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता की एक विशेष स्थल है, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ी नगर है। यहाँ पर विशाल स्नानागार से लेके विशाल धान्यागार ये सब मिले हैं यहाँ पर। यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है मोहनजोदड़ो की, वो है यहाँ की जो नहर थी वो काफ़ी सुनियोजित नहर व्यवस्था थी। यहाँ पर जितने भी नालियाँ थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। इससे पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन थे कितने डेवलप थे, कितने विकसित सभ्यता थी। ये जो ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो नगर थी, वह नगर पूरी तरह से जो हमें साक्ष्य मिले, हमारे पुरातत्वविदों को जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि वह एक व्यापारिक केंद्र था मोहनजोदड़ो। चलिए अब NCERT में क्या दिया, इसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि मोहनजोदड़ो में क्या था, मोहनजोदड़ो शहर क्या था, उसमें किस प्रकार की सभ्यता थी, या फिर कैसी विकासशील वहाँ पर जो प्रगति थी वो क्या थी, या फिर व्यापारिक केंद्र था, अथवा वह कृषि कैसे की जाती थी, या फिर कहाँ बसा हुआ नगर था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक सुनियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो का सबसे पहले ही बोला जा रहा है कि एक सुनियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, लगभग सब कोई जानता है मोहनजोदड़ो के बारे में। यहाँ तक कि बॉलीवुड में एक मूवी बनी है जिसमें ऋतिक रोशन जो है उसमें अभिनय किए हैं, मोहनजोदारो। उसका मतलब जोदारो बोला गया, हालांकि उसका नाम होता है मोहनजोदड़ो, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं मोहनजोदड़ो। वो NCERT भी मोहनजोदड़ो है। हालांकि जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है हड़प्पा था, जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। जबकि ये जो मोहनजोदड़ो है वो 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। RD बनर्जी, रखालदास बनर्जी खोजा था। यहाँ की जो बस्तियाँ थी वो 2 भागों में विभाजित है। जो मोहनजोदड़ो की बस्तियाँ थी वो लगभग 2 भागों में विभाजित है। एक जो है वो छोटा बस्ती है, लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया। जो एक बस्ती है वो छोटा बस्ती है, ऊंचाई पर बनाया गया है, जबकि जो दूसरा है वो कहीं अधिक बड़ा है, लेकिन निचले में बनाया गया, निचले स्तर पर बनाया गया। तो नहीं होता है से जो एक जनजातीय लोग में जो बोला जाता है दोन और टाण, जो दोन होता है वो ऊपरी हिस्सा का बोलते हैं, जो टाण होता है वो निचली तराई के क्षेत्र को बोलते हैं। दोन में जो है छोटा बस्ती बसाया गया था, और टाण में जो बड़ी बस्ती बसाई गई थी। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। जो पुरातत्वविद है उन्होंने जो है दुर्ग किसको नाम दिया, जो छोटे बस्ती होते थे जो ऊपर में होते थे, ऊपर में मतलब पठारी भाग में होते थे, ऊपरी भाग में, उसको दुर्ग बोला है ना। और जो निचला स्तर में बड़ी बस्तियां जो बसाई गई थी मोहनजोदड़ो में, उसको बोला गया निचला शहर नाम दिया गया। जो निचला, उसका निचला शहर ही नाम दिया गया, जबकि ऊपर वाला जो छोटा बस्ती था उसको दुर्ग नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई के क्या कारण थे बताए? तो दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। जो दुर्ग की संरचनाएं थी वो प्राय कच्ची ईंटों की जो चबूतरे, बड़े बड़े चबूतरे बनाए जाते, उसके ऊपर बनाया जाता था दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। दुर्गों को किससे घेरा गया था? दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर, मतलब 1 मीटर का जो है उसकी ऊंचाई होगी, उसकी मतलब उसकी जो गहराई होगी, उसका जो लंबाई होगी और उसकी चौड़ाई, पूरी तरह से जो एक घन शेप में, एक क्यूब शेप में यदि
फोड़ता है, मतलब उसको यदि काम करते हैं एक श्रमिक, तो वो एक दिन में सिर्फ 1 घनिया मिट्टी ही ढोता होगा। फोड़ के निकाल के 1 घनिया मिट्टी के ही ढोने की उसकी क्षमता होगी। तो लगभग लगभग इतने बड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए करीब 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता हुई होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। बोला जा रहा है कि भवन निर्माण का जो चबूतरा है वो एक निश्चित स्तरों पर सीमित था कि यहाँ मतलब इतना ऊंचा चबूतरा का बनाया जाएगा, इतना बड़ा बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर भवन निर्माण किया जाएगा। और जो भवन निर्माण किया जाता था उसके नींव का काम जो है वो चबूतरे करते थे, जो बनाया जाता था। हालांकि जो जितने भी चबूतरे बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, हालांकि उसको शायद धूप में से सुखाया जाता होगा, जलाया तो नहीं जाता होगा, धूप में ही सुखाया जाता होगा उन ईंटों को प्राय, क्योंकि वो कच्ची ईंटें थी। तो उन्हीं से प्राय घरों का निर्माण, भवनों का निर्माण सब उसी से किया गया था मोहनजोदड़ो में। और जो ईंट का जो शेप होता था, उसकी जो साइज होती थी, उसका माप होता था, वो लगभग होता था कि जो चौड़ाई होती थी और ऊंचाई होती थी, तो चौड़ाई जो होती थी वो ऊंचाई की लगभग 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। चौड़ाई लंबाई की जो है, लंबाई और ऊंचाई 4 गुनी होती थी ना। जैसे जितना चौड़ाई होता था उसका 4 गुना लंबाई होता था और ऊंचाई जो है उसका 2 गुना होता था। इस टाइप में जो है हड़प्पा सभ्यता में जो बस्तियों में प्रयोग की गई थी भवनों के निर्माण के लिए, वो ईंटों का जो है प्रयोग किया गया था, इस प्रकार से बनाया गया था इसके शेप साइज। पूरी हड़प्पा सभ्यता में, सिर्फ मोहनजोदड़ो में नहीं, पूरी हड़प्पा सभ्यता में इसी प्रकार की ईंटें बनाई जाती थी। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नालों का निर्माण।